बिल्कुल ऐसा है, चाहे मनोविश्लेषणवाद हो, चाहे आपका व्यक्तित्व का मापन हो, बुद्धि में। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे, यानी कि पहली और दूसरी यूनिट के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं ना, तीसरी चौथी यूनिट में, वहां पर चीजें रटने वाली ज्यादा हो जाया करती हैं। तो सवाल है कि व्यक्तित्व मूलतः कौन सी भाषा के शब्द से निकला हुआ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक जमाना था जब रोमन एक्टर्स जो थे वो नाटक या स्टेज शो किया करते थे, और स्टेज शो करते वक्त वो मुंह पर मास्क या मुखौटा पहना करते थे। उस मुखौटे को कहा जाता है पर्सोना। वो पर्सोना इसलिए नहीं कि चेहरे को ढक लिया, वो पर्सोना इसलिए कहा जाता था उस मुखौटे को क्योंकि उनके व्यक्तित्व का आवरण, उनका व्यक्तित्व के तौर तरीके बिल्कुल वैसे ही हो जाया करते हैं। फिर तो लैटिन भाषा का एक शब्द है पर्सोना, जिसका अभिप्राय होता है मुखौटा, और इस मुखौटा शब्द से ही निकला है, इस पर्सोना शब्द से ही शब्द निकला पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी का फिर हिंदी ट्रांसलेशन हुआ, हिंदी रूपांतरण हुआ, और वो रूपांतरण क्या बन गया? वो रूपांतरण बन गया व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को पहले एक जमाने में मान लिया जाता था कि केवल शारीरिक परिप्रेक्ष्य जो है, प्रतिपक्ष है, वो इसके अंतर्गत सम्मिलित होते हैं, लेकिन नहीं, व्यक्तित्व के अंतर्गत व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक सभी पक्षों को सम्मिलित किया जाता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है वो ये है, आपको एक सरल सी परिभाषा है जो आपको बतानी है किस व्यक्ति के द्वारा दी गई है। ये रीट में भी एक बार सीधा सीधा पूछा जा चुका है, और मैं ये कह सकता हूं कि इस व्यक्ति के बिना, जो इस प्रश्न का उत्तर है, व्यक्तित्व के संप्रत्यय की कल्पना करना भी मुश्किल है, बहुत मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास कुमार जी, मेरे बारे में इतने प्यार भरे शब्द कहने के लिए, लिखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी का प्रणाम। राकेश बिजारनिया जी, बिल्कुल आपका कमेंट हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। रवि बैरवा जी, आप अगर कर सकते हैं, अच्छे नंबर लेके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। आ जाओ, सभी के सभी विद्यार्थी इस बार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। आओ, व्यक्तित्व में मनोदैहिक, व्यक्तित्व क्या है? मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है, और जो कि वातावरण के साथ अभूतपूर्व या अद्वितीय समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा है गॉर्डन आलपोर्ट की, GW आलपोर्ट, जो उन्होंने 1937 में दी थी। कहते हैं व्यक्तित्व के ऊपर करीब करीब 49 परिभाषाओं का अध्ययन करने के बाद, 49 डेफिनेशंस का अध्ययन करने के बाद उन्होंने अपनी डेफिनेशन दी, 50वीं डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन ये थी। हालांकि कालांतर इसमें भी कई गड़बड़े थी। 1961 में उन्होंने इसको बदला। कब बदला? 1961 में उन्होंने इसे बदल भी दिया था, और बोला कि मैंने इसमें कुछ कम पक्षों को इस्तेमाल किया, मुझे इसमें कुछ और पक्ष भी इस्तेमाल करने थे, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट, ये शब्द उन्होंने बाद में इस्तेमाल किया। कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर एंड थॉट, ये शब्द उन्होंने कहा कि मैंने इसमें कम इस्तेमाल करे थे, इनको मुझे इस्तेमाल करना चाहिए। इस सत्र को प्लीज विद्यार्थियों अपने साथियों के साथ साझा कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी आज के इस सत्र के साथ लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब जो काम की बात है वो ये कि इस परिभाषा में 3 चीजें हैं जिनके बारे में बात की जाती है। पहला है मनोदैहिक व्यवस्थाएं, मनोदैहिक व्यवस्था। दूसरा जो स्टेटमेंट है इसमें वो है गत्यात्मक संगठन, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, गत्यात्मक संगठन, which is popularly known as dynamic organization। और इसी गत्यात्मक संगठन के साथ तीसरा शब्द है वो है अभूतपूर्व समायोजन। अभूतपूर्व समायोजन, इन 3 चीजों की यहां पर बात हुई है। अब इन तीनों को सरलता से समझ लीजिए। सर मेरा कमेंट हो रहा है, सबका कमेंट आ रहा है भाई। विनोद कुमार जी, ये भी अभी बताऊंगा गत्यात्मक क्या होता है। मोना यादव जी, आपका कमेंट आ रहा है, कोई भी परेशान होने की कहीं भी जरूरत नहीं है।
मनोदैहिक व्यवस्था उन व्यवस्थाओं को कहते हैं जो शारीरिक और मानसिक परिपक्ष से जुड़ी हुई है, परिप्रेक्ष्य से जुड़ी हुई हो। मनोदैहिक व्यवस्था। गत्यात्मक संगठन वो है जो डायनामिक हो यानी चलायमान हो, और चलायमान का मतलब है कि जो कि परिवर्तनशील हो, जिसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहे, किसी न किसी फॉर्म में हम उसे परिवर्तित महसूस करें। और अभूतपूर्व समायोजन की किस प्रकार से व्यक्ति जो है वातावरण में बदले हुए परिवेश के साथ स्वयं को समायोजित करता है। वातावरण में बदले हुए परिवेश के साथ मान लो क्या है कि कोई फॉर एग्जाम्पल कोई एक लड़ाई हो गई, ऐसे मान लो। अब लड़ाई हो गई तो कुछ लोग तो उस लड़ाई को देख के वहां से एकदम चुपचाप निकल जाएंगे, और कई डेढ़ उशार से बोला अच्छा लड़ रहे दो लोग, मैं बीच में जाशू सरपंच बन के था तो वो फदरपंच बन के बैठ जासी। तो ये क्या है, ये अभूतपूर्व समायोजन ना, कि वातावरण में जो परिवेश में जो बदलाव हुआ उसके साथ आपकी पर्सनैलिटी जो है वो कैसे समायोजित कर रही है, वातावरण में हुए बदलाव को कैसे ले रही है। और ये परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि व्यक्ति हमेशा तो एक ही गुण को एग्जैक्ट दिखाएगा नहीं। जैसे मैं कह दूं कि एक व्यक्ति है बहुत गुस्सैल है कोई किसी के बारे में, तो गुस्सैल का मतलब ये थोड़ी कि वो 24 घंटे गुस्सा ही करता रहता है, हमेशा लड़ता रहता है, खाऊ फाड़ू करता रहता है। यह है कि जब उसको गुस्सा आता है तो बहुत तेज आता है, और यही बात गत्यात्मक संगठन कहता है। मनोदैहिक का सिंपल से एग्जांपल है कि ये केवल शरीर से जुड़ा हुआ नहीं है, यहां पर मानसिक विचार जो है, भावनात्मक पक्ष जो है वो सारे सम्मिलित होते हैं, और यही बात गॉर्डन आलपोर्ट ने अपनी परिभाषा में कही है। मेरे ख्याल से आपको व्यक्तित्व का ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बड़ा सरल सा क्वेश्चन है। उर्दू की क्लास नदीम लंगा जी संभव नहीं है, तो इसीलिए आपके उर्दू की कक्षाएं नहीं लगा पा रहे, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। मैं खुद माफी चाहता हूं कि आपकी जो ख्वाहिश है उसको पूरी नहीं कर पा रहे हैं। अमित शर्मा जी कह रहे हैं कि आप कितने बजे उठते हो, क्योंकि नाइट में जल्दी तो नहीं सोते हो। अमित जी क्वेश्चन का जवाब दो आप, ये सब बातें बाद में करेंगे, चलो मस्ती नहीं। बड़ा सरल सा क्वेश्चन था और बड़ा मनोदैहिक, मन और देह दो शब्द जुड़े हुए हैं। अब मुझे बताओ मन का मतलब क्या होता है और देह का मतलब क्या होता है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो मन और देह दोनों जिसमें सम्मिलित हो वो मनोदैहिक होगा। सरल सा, हर एक प्रश्न का उत्तर आपको पता है। मैं कमेंट का नाम नहीं लूंगा मैं उनका जिन्होंने भी ये बात कही, सबको नाम पता है जो भी एक चीज है उसका, लेकिन आप खुद कभी प्रयास नहीं कर रहे हो, खुद कोशिश नहीं कर रहे हो। इस प्रश्न में आपको असुमेलित छांटना है, आपको बताना है कि कौन सा इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये वर्गीकरण जो है ये 400 BC के आसपास एक हिपोक्रेट्स नाम के व्यक्ति हुए। हिपोक्रेट्स का नाम आपको जानते होंगे, डॉक्टर थे, बड़े फेमस यूनानी डॉक्टर थे, और इन यूनानी डॉक्टर के नाम पर हिपोक्रेट्स की शपथ ली जाती है। अगर आपको याद हो, पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो मैं बता दूं कि कोई डॉक्टर जब भी होता है उसको शपथ लेनी पड़ती है कि मैं अपने पेशे के साथ हमेशा न्याय करूंगा, मैं कभी भी पैसों या फिर किसी भी कारणवश किसी भी व्यक्ति का अहित नहीं करने की कोशिश करूंगा, मेरा पेशेंट जो है वो मेरे लिए सब कुछ है। और ऐसी जो शपथ है ये हिपोक्रेट्स की ही शपथ है, और ये शपथ उस व्यक्ति को लेनी पड़ती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न को देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न में बात कही गई है असुमेलित छांटने की। प्यारे विद्यार्थियों, मनुष्य के शरीर में जो फ्लूइड्स हैं उनके आधार पर हिपोक्रेट्स ने वर्गीकरण किया था। किसके आधार पर? फ्लूइड्स के आधार पर। और 4 तरह के फ्लूइड में परिभाषित किया था कि इस तरह के जो पित्त, इस तरह के जो तत्व जो शरीर में पाए जाते हैं उसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी कि जो इनमें असुमेलित है, वो है बी, सांग्युआइन, जिसका अर्थ दिया रखा है यहां पे गुलाबी पित्त, जबकि गुलाबी पित्त नहीं होता है, इसकी जगह रक्त होता है, रक्त या रुधिर। इसकी जगह होता है रक्त या रुधिर।
हिपोक्रेट्स ने जो वर्गीकरण किया उस वर्गीकरण को इस छोटे से एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर आपके सामने हिपोक्रेट्स के वर्गीकरण की डेफिनेशन है। प्यारे विद्यार्थियों, जो 4 खांचों में हिपोक्रेट्स ने बांटा, उसमें सबसे पहले कॉलेरिक, जिनकी बात आप यहां पर देख सकते हो, जैसे टची, रेस्टलेस, एग्रेसिव, एक्साइटेबल, चेंजेबल, इंपल्सिव, ऑप्टिमिस्टिक, एक्टिव, यानी कॉलेरिक पीले पित्त वाले लोग वो लोग होते हैं विद्यार्थियों जो कि बेचैन होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, बेचैन, चिड़चिड़े, गुस्सैल। ठीक है। फिर सांगुआइन, जो कि गुलाबी पित्त नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या है, ये रुधिर है, रक्त पित्त है, रुधिर, यानी ऐसे लोग जिनके शरीर में रक्त की प्रधानता ज्यादा होगी उन्हें आशावादी कहा जाता है। आप देखिए, सोशिएबल, रिस्पॉन्सिव, इजी गोइंग, तो ये आशावादी कहते हैं, इन्हें आशावादी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद मेलैंकोहॉलिक एक शब्द है म्यूजिक का, जो आप हिपोक्रेट्स ने सबसे पहले किया था, पंकज सिंह तोमर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। रीट एक बार पूछ भी चुका है ये क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा था रीट ने कि सबसे पहला व्यक्तित्व का वर्गीकरण किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया, तो वो हिपोक्रेट्स था। और इसे प्रकार यानी कि टाइप थ्योरी के अंतर्गत रखा जाता है। व्यक्तित्व को 2 प्रकार से हम वर्गीकृत करते हैं, एक है टाइप थ्योरी, एक है ट्रेट थ्योरी। एक गुणों के प्रकारों के आधार पर, जिसको प्ररूप का आधार भी कहते हैं, और दूसरा शील गुण के आधार पर, विशेषकों के आधार पर, जिसको हम ट्रेट थ्योरी कहते हैं। आइए अब बात करते हैं मेलैंकोहॉलिक, जो कि काले पित्त वाले लोग हैं। ये उदास होते हैं। काले से आप समझ लो, काला यानी नेगेटिव, यानी कि उदास, नेगेटिव लोग होंगे, बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही उदास। कई बार म्यूजिक का, अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट हो म्यूजिक के बारे में अगर जानते हो, तो आप ये जानते भी होंगे कि म्यूजिक में एक मेलैंकोलिक म्यूजिक होता है, जो बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही उदास सा, गजले वजले टाइप की जो होती है ना, जो सुनते हैं, चिट्ठी ना कोई संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चली गई, उस तरह के जो गाने बजते हैं ना, वो सारे मेलैंकोलिक म्यूजिक के अंतर्गत ही होता है ना। हंगामा है क्यों बरपा थोड़ी सी जो पीली है, वो वाली चीज है। फिर होता है फ्लैग्मेटिक। फ्लैग्मेटिक लोग कुछ नहीं होते, निष्क्रिय लोग होते हैं, निष्क्रिय लोग होते हैं। फ्लैग्मेटिक ज्यादा उत्साही नहीं होते, जीवन में मस्त रहते हैं, अपना काम करते हैं और ठीक है चल रहा है जो भी चीजें। तो ये देखो, पैसिव, केयरफुल, थॉटफुल, पीसफुल, कंट्रोल, रिलायबल, इवन टेम्पर्ड एंड काल्म, निष्क्रिय, एकदम शांत होते हैं ये लोग। और ऐसे व्यक्तियों में श्लेष यानी कि कफ की प्रधानता है, वो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। ऐसे लोगों के लिए विरक्त शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। क्या शब्द इस्तेमाल हुआ है? विरक्त। ऐसे लोगों के लिए विरक्त शब्द भी इस्तेमाल हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। मेरे ख्याल से आपको सबको ये ऑटोमेटिकली क्लियर है कि क्यों इस क्वेश्चन का आंसर बी है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति क्रैशमर के व्यक्तित्व के अनुसार पतला, दुबला, कमजोर व एकांत प्रिय है, तो शेल्डन के अनुसार ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? हाँ, अरिजीत सिंह, बिल्कुल अरिजीत सिंह के गाने मेलैंकोहॉलिक गाने ही होते हैं, उदास, दर्द से भरे हुए गाने होते हैं। ठीक है, आ जाओ। सत्र को शेयर कर दो, साझा कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ, सभी ग्रुप्स में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी इस सत्र के साथ लाभान्वित हो जाते हैं। बहुत बढ़िया। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं बी को उड़ा दो, उड़ा ही दें बी को, है ना। एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक या फिर मीजोमॉर्फिक। ठीक है, ऑप्शन के सामने से हट जाएं। बहुत अच्छी बात है रीट जी, हट जाएंगे। ये लो, हाँ अब बताओ भाई, अब बताओ मुझे आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर है एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक। सबसे पहले क्रैशमर की बात करते हैं।
क्रैशमर के वर्गीकरण में उन्होंने 4 तरह के जो हैं वर्गीकरण दिए। ठीक है, पहला उनका था पिकनिक टाइप, दूसरा एस्थेटिक टाइप, तीसरा था आपका एथलेटिक टाइप, और चौथा था डिस्प्लास्टिक टाइप। पहला प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे कमेंट करके बताओ। मैंने जो ये बात लिखी है यहां पे कि क्रैशमर के व्यक्तित्व के अनुसार एक व्यक्ति पतला, दुबला और कमजोर है, तो मुझे बताओ क्रैशमर के व्यक्तित्व के अनुसार उस व्यक्ति का नाम क्या होगा? क्या वो पिकनिक होगा, क्या वो एस्थेटिक होगा, क्या वो एथलेटिक होगा, या फिर वो डिस्प्लास्टिक होगा? बताओ मुझे। अरे बीना मता उड़ा भाई, पंकज सिंह तोमर, है ना, बचा रहने दे बेचारे को। बताओ इन चारों में मुझे बताइए कि क्रैशमर के जो 4 वर्गीकरण थे उन चारों में कौन सा था? पहले मुझे इस प्रश्न का उत्तर दे दो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। पुखराज आज तो मजा नहीं आया। ये पुखराज वही है 10 मिनट पहले पूछ रहा है कि रीट की एग्जाम कब होगी। भाई आप परीक्षा का 1.5 महीना पहले भी तू यही पूछ रहे है कि परीक्षा कब हो सियाणा, तने क्या मजो आशी? मेरी बात बता तू भाई, मेरा है पढ़ाई करनी नहीं है, पूछना यही है कि एक परीक्षा कब होगी। ऐसे थोड़ी काम चलेगा, मेहनत करो थोड़ा सा। बताओ भाई। बहुत अच्छे। देखो ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का सही जवाब दे रहे हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है एस्थेनिक। 4 तरह के वर्गीकरण उन्होंने दिए। किसने? क्रैशमर ने। सबसे पहले तो वही पिकनिक टाइप, जिसमें वो कहते हैं गोलाकार, गोलू मोलू टाइप के लोग होते हैं और एकदम सुडौल मस्त सामाजिक होंगे, कोई मतलब नहीं दुनिया से। आपने भी देखा होगा कि अगर आपका कोई एकदम मोटा, एकदम गोलू मोलू सा दोस्त है तो बढ़िया खाओ पियो, टीवी देख लो, मोबाइल में गेम खेलो, मस्त रहो यार, रीट होती रहती, कोई टेंशन वाली बात ही को नहीं। ठीक है, क्रैशमर और शेल्डन में कंफ्यूजन है, चिंता मत करो, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ही सुबह 8 बजे मिलते हैं हम यहाँ पे। वो एक बच्चा कह रहा ना कि सर आप सोते ही नहीं हो क्या, वो वाली बात है यहाँ पे। आप लोगों के हर एक कंफ्यूजन का इलाज है इन कक्षाओं के अंदर, अगले 50 दिन की कक्षाओं में। गोलाकार, सामाजिक होंगे, मस्त व्यक्ति होंगे, कोई मतलब नहीं है, बढ़िया खाओ पियो, कोई ना बता दो करो तन बेरोगे, बाका मेल है, जिम्बो है, चाल चाला जिम्बा, जिमड़े के बड़े शौकीन होते हैं। तो ये एकदम मोटे वोटे, एकदम गोलू मोलू टाइप के लोग होंगे, मस्त एकदम, कोई मतलब नहीं है। फिर होते हैं एस्थेनिक टाइप, एस्थेटिक लिख दिया मैंने, एस्थेनिक टाइप, जो कि होते हैं थोड़े से पतले दुबले से। अब जो पतले दुबले होंगे ना, वो थोड़े शंकालू भी होंगे, वो सामाजिक भी नहीं होंगे, या जिसको हम कह सकते हैं अंतर्मुखी टाइप के होंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं लोगों से मिलने जुलने में। अब आप एकदम इसका उदाहरण लगा सकते हो कि एक आपका कोई मित्र है, बड़ा पतला दुबला सा है, एकदम पतला दुबला, उसको आपको कि लाए बाजार से कोई गावा खरीद ले रहा हूं, कपड़े वपड़े लेके आते हैं, और वो यही कहेगा कि बोले यार गुरुजी भाई दोस्त यार केक, मेरा तो कोई बढ़िया शर्ट बुशर्ट आ वही को नहीं, शरीर ही खराब है यार, तुम ले आओ यार अपने हिसाब से, मत और कुछ ही को नहीं पहरूं। ये उस तरह का व्यक्ति होता है। शंकालु होते हैं, ज्यादा मिलनसार नहीं होते, अपना ज्यादा समाज में घुलते मिलते नहीं है, इस तरह के लोग होते हैं एस्थेनिक टाइप के। ठीक है, पतले दुबले लोग होते हैं एकदम। फिर आते हैं एथलेटिक टाइप के, और एथलेटिक टाइप के वो होते हैं जो शरीर से एकदम बड़े हष्ट पुष्ट रहते हैं, तो सुडौल जो इनकी काया होती है, बड़ी सुडौल होती है। और ये जो लोग होते हैं ये थोड़े से, जिसको हम कह सकते हैं समायोजित होंगे, समायोजित होंगे, अपने आप को पूर्णतः समायोजित करके रखने की जो प्रक्रिया है वो इनकी बहुत अच्छी रहती है, स्टेटमेंट इनका बहुत सही रहता है, समायोजित रहते हैं, अपने आप को पूरी तरह एक्सरसाइज करेंगे, उत्साही होंगे और संघर्षशील होंगे, दुस्साहसी होंगे, साहसी होंगे, इस तरह के। और जो इन तीनों में ही नहीं आते हैं उनको कहा जाता है डिस्प्लास्टिक टाइप। चौथा जो पार्ट है वो है डिस्प्लास्टिक टाइप का। ठीक है, क्लियर है, आई बात समझ में। अब इनको जब क्रैशमर के अनुसार मैंने ऐसे बांटा तो शेल्डन के अनुसार मैं इन्हें इस प्रकार से बांट सकता हूं। आप इस वक्त फोटोग्राफ देख सकते हो। एंडोमॉर्फिक वो होंगे जो क्रैशमर के पिकनिक टाइप में, ठीक है, एंडोमॉर्फिक क्रैशमर के पिकनिक टाइप के आधार पर होंगे, तो ये एंडोमॉर्फी है।
मीजोमॉर्फी वो हो जाएंगे जो उत्साही, एकदम एनर्जेटिक, अपने आप को पूरी तरह से समायोजित रखना, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कुछ भी गलत आ जाए, किसी ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया, किसी ने अपशब्द बोल दिया, किसी ने बुराई कर दी, तो भी उसको बहुत ही पॉजिटिव लेना, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं, अपने आप में सुधार करेंगे, ये सारी चीजें, ये मिजोमॉर्फी है। एक्टोमॉर्फिक वो है जगह पतला दुबला, ठीक है यार कोई बात को नहीं, क्यों खावेगा भी को नहीं, पिएगा भी को नहीं, मैं तो कोई छी को नहीं, मार तो जिंदगी खराब है, कोई काम की को नहीं, रीट भी अब हो गई टाइम पर, क्या कर लें, पढ़ लिखने की भी अब हिम्मत नहीं बची, ये ऐसी प्रकार के व्यक्ति होंगे। ठीक है, शेल्डन ने 3 प्रकार में बांटा है पंकज सिंह तोमर जी, और क्रैशमर ने 4 प्रकार में बांटा है। ये जो एंडोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी है, ये शेल्डन का प्रकार है, शेल्डन ने 3 प्रकार से बांटा है। और ये जो है स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं अनिता जी, टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ अभी थोड़ी देर में उपलब्ध हो जाएगी, वहां से डाउनलोड कर लेना, और तो वो ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, तो क्रैशमर के व्यक्तित्व के 4 भाग हमने देखे, एंडोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, मिजोमॉर्फी, आपने देखा यहां पे शेल्डन के का, और शेल्डन का जो आंसर है वो है इस प्रश्न का एक्टोमॉर्फी। एक्टोमॉर्फी यही तो पूछा है, पतला दुबला, हाँ एक्टोमॉर्फी। मिजोमॉर्फी कौन से हैं? हट्टे कट्टे, रटने की जरूरत नहीं है कि वो उसमें शंकालु होगा, ऐसा होगा, सामाजिकता नहीं होगी, होगी अपने इर्द गिर्द देखो, गोलू मोलू आदमी है, कभी भी बात करो से, अरे भाई मोटिया के हालचाल तेरा, अरे वैश बढ़िया यार तू बता, ऐसे पतले दुबले से बात करो, और भाई पतला क्या हालचाल, हाथ अगरबत्ती पग मोमबत्ती तेरा, यहाँ क्यों बोल रहे है यार तू, तो उसको वो हर एक चीज बुराई लगती है। और जो एथलेटिक आदमी है उसको एकदम क्या चल कुछ भी करना है, जोश, एकदम हमेशा जोश से, एनर्जी से भरे हुए रहते हैं ऐसे लोग हमेशा। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बताओ। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बताओ, सिंपल सा क्वेश्चन है। इनके नाम अंग्रेजी में ही है, मैं इसीलिए कहता हूं गोलाकृति कर, आयताकृति कर, लंबाकृति कैसे याद मत रखो, जिसको हिंदी में जानना है इसको कहते हैं गोलाकृतिक, ये एनसीईआरटी में यही नाम दिए हुए हैं इनके। इसको कहते हैं आयताकृतिक, और इन्हें कहा जाता है लंबाकृतिक। लंबाई अपेक्षाकृत ज्यादा है, शरीर में वजन कम है उसके मुकाबले। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषता बतानी है आपको, बताओ। नहीं, क्रैशमर और स्प्रेंजर दोनों एक नहीं है, स्प्रेंजर अलग है। स्प्रेंजर बात करते हैं व्यक्ति के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक ऐसे परिदृश्यों में। एक बार आप लोग इसका आंसर लिख दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अंतर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं, हैं, इनमें से आपको बतानी है अंतर्मुखी व्यक्तित्व की कौन सी विशेषता होगी। तो सिगमंड फ्राइड के एक स्टूडेंट थे जिनका नाम था कार्ल गुस्तावो युंग, और कार्ल गुस्तावो युंग ने व्यक्तित्व की विशेषताओं को 2 खांचों में बांटा। पहला उन्होंने कहा इंट्रोवर्ट यानी कि अंतर्मुखी, और दूसरा है एक्सट्रोवर्ट यानी कि बहिर्मुखी। इंट्रोवर्ट वो होते हैं, रटने की जरूरत नहीं है, इंट्रोवर्ट वो होते हैं जो ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं रखते। सिंपल सी बात है, घर में मान लो कोई मेहमान आ गया और 2 भाई हैं, एक भाई कह रहे यार मेहमान आएगा रे यार मन तो माए जाबा दे रहे अब आर पूछ सी के कर रहे हो है, रीट की तैयारी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, आपका कमरा में जार बैठ जाए, कमरा न बंद नहीं कर ले कि कोई मुझसे पूछे नहीं, दुनिया मुझसे मिले नहीं, सामाजिक रूप से अपने आप को कटा हुआ महसूस करते हैं लोगों से। और दूसरे होते हैं बहिर्मुखी, और जो बड़े मस्त एकदम, कोई अंकल जी आ रहे तो पहली जार मोहम्मद कैफ बन के डायू मारेंगे अंकल जी के पैर, अरे अंकल जी धोख, और बताओ सब बढ़िया, अरे वाह बच्चे कैसे हैं, ये वो। आपको पता है रीट की तैयारी चल रही है, गजब चल रही है, 25 तारीख को मेरी एग्जाम है, इस बार देखना 2-3 महीने बाद घर पे आना पड़ेगा आपको मिठाई खाने के लिए, नहीं आओगे तो मैं मिठाई लेके आऊंगा, क्यों अंकल जी रीट इस बार मैं क्लियर कर रहा हूं। हाल का आदमी हुए, मतलब कुछ हद तक थोड़े से जो है कि वाचाल भी होंगे, लोगों से बात करने में बड़े ही वो जिसको कहते हैं सक्षम होते हैं, लोगों को अपना बनाने में बड़े सक्षम होते हैं, बहुत जल्द लोगों से संबंध स्थापित कर लेते हैं। 10 मिनट बात करके आपको लगेगा कि ना मैं कत्ता साल से जानू हूं बेरोई को नहीं। कई बार आप ट्रेन रेन में जाते हो तो आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं। ट्रेन में हमेशा या तो अंतर्मुखी लोग मिलते हैं, बहिर्मुखी लोग मिलते हैं। या तो वो मिलते हैं जगह चुपचाप आपका कूट में बैठा रहेगा, कोई सु बात को नहीं करनी, थैला में से बिस्कुट खानो,
काटनो खानो और फिर पाछो थैला मत दे देनो, चुपचाप बठीन बठीन देख लिया, आपको काम करता रहा। और कई होते हैं जो ऐसे, अरे भाई साहब थे कटे जा रहा हो, मैं अठा सा आ रहा, हाँ लो भाई साहब एक काम करो, लो 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 मैं गराश हूं, बढ़िया लहसन की चटनी और पूड़ी पराठा ले रहा हूं, आओ खावा बढ़िया मजा कमाए, लो एक पराठो थे भी खाओ, अच्छा अच्छा लो यहाँ पे चाय बड़ी जबरदस्त मिलती है। और इस तरह से बातचीत करने में बड़े ही मस्त होते हैं। तो अंतर्मुखी बहिर्मुखी को रटो मत की किताब में 5 शब्द दिए हुए, मैं रट लूं उनके हिसाब से। दीन दुनिया को देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। खुद को एनालाइज करने की कोशिश करो कि मेरे व्यक्तित्व का पक्ष अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आमोद प्रमोद मेलजोल रखने वाले, अब बताओ अंतर्मुखी होंगे कि बहिर्मुखी? गुरुजी ये तो बहिर्मुखी होगा। संदेही शंकालु एकांत प्रिय, ये कौन से होंगे? अंतर्मुखी होंगे बहिर्मुखी होंगे? गुरुजी ये वाले अंतर्मुखी होंगे। ठीक है। कुशल नेतृत्व क्षमता वाले, नेतृत्व क्षमता भी इनके अंदर ही होती है। कई बार कुछ लोग नहीं होते, ब्याह किसी के घर में है, शादी कोई का घर में ही है, बेटी कोई की विदा हो रही है, और आप फदड़पन चोसी बटे, कोई तो बठीना है ना पेचोलेर घूम रहे है, कोई कह रहे है कर अच्छा बारात आ गई, तोरण नहीं आया, कोई बात नहीं मन दो तोरण, अरे वो गेट पर टंगर आप ही तोरण नहीं या लेर खड़े हो जाए कोई आदमी, कर लो भाई जी जो भी बना साथ तोरण मारो थे तो चिंता मना करो। ऐसे लोग हमेशा नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं, दूसरों के कामों को बहुत बढ़ चढ़कर स्वयं करने की कोशिश करते हैं। तो कुशल नेतृत्व क्षमता किसमें होगी? बहिर्मुखी में। दूसरों को अपने अनुकूल बनाने की क्षमता, दूसरों के साथ संबंध जल्दी स्थापित करने की क्षमता, यह भी बहिर्मुखी लोगों में पाई जाती है। तो ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट है। बाद में एक और व्यक्तित्व का एक और मापन आया जिसको हम कहते हैं उभयमुखी। उभयमुखी उन्हें कहते हैं जिनको अंग्रेजी में हम कहते हैं एम्बीवर्ट। क्या कहते हैं? एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट वो होते हैं जिन व्यक्तियों में अंतर्मुखता और बहिर्मुखता बीच की स्थिति में पाई जाती है। कुछ पक्ष उनके जो हैं वो अंतर्मुखी होंगे, कुछ पक्ष उनके बहिर्मुखी होंगे। अंतर्मुखी बहिर्मुखी दोनों उनके पक्ष होते हैं, उनके व्यक्तित्व में दोनों पक्ष समान रूप में पाए जाते हैं। कभी किसी की प्रधानता होती है, कभी किसी दूसरे की होती है, तो वो उभयमुखी होते हैं, उन्हें एम्बीवर्ट कहा जाता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात करें तो युंग के व्यक्तित्व के इस वर्गीकरण के फेल होने के पीछे या कमतर होने के पीछे सबसे बड़ा कारण यही था कि युंग के व्यक्तित्व के वर्गीकरण में अंतर्मुखता बहिर्मुखता इनको बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यक्तित्व को बदलते हैं। ठीक है, इसीलिए क्लियर है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन है आपके लिए फिर से, और अब की बार क्वेश्चन है अंतर्मुखता बहिर्मुखता, तंत्रिका तापिता सांवेगिक स्थिति, मनस्तापिता और सामाजिकता। आपको बताना है इनमें से सही वर्गीकरण कौन सा है। बताओ बताओ भाई बताओ। सुमेलित करना है और ज्यादातर विद्यार्थी सही जवाब दे रहे हैं। देखो ये व्यक्तित्व का सिस्टम है, ये आइजेंक का सिस्टम है। आइजेंक ने युंग का खंडन करते हुए कहा, कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि ये युंग और जुंग सही है क्या, एक ही है क्या? प्यारे विद्यार्थियों, अंग्रेजी में उनका नाम इस तरह से लिखा जाता है और हिंदी में उन्हें कहते हैं, हिंदी में नहीं वास्तव में उसका जो प्रोनाउंसिएशन वो यही है, कार्ल गुस्तावो युंग। जंग नहीं है, ये युंग ही है उनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो। तो युंग के प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, युंग के माफ कीजिएगा आइजेंक की बात करते हैं। आइजेंक ने कहा कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसमें जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति अंतर्मुखी हो और एक व्यक्ति बहिर्मुखी हो। दरअसल ये किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के
जी हां साथियों, ये आइजेंक का वर्गीकरण है जिसकी मैं भी आप लोगों के बीच में बात कर रहा था। मेन बात यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि आज सुबह 10 बजे किसी भी सूरत हाल में मिस मत कीजिएगा उस महत्वपूर्ण सेमिनार को, उस महत्वपूर्ण सत्र को, उस महत्वपूर्ण लाइव परिचर्चा को, जिसमें मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि किस प्रकार से आप कलाम प्री रीट एग्जाम से जुड़ सकते हैं। आइए, अंतर्मुखता बहिर्मुखता इसकी बात करते हैं। आइजेंक ने अपने व्यक्तित्व के विश्लेषण में जिस पक्ष को समझाने की कोशिश की थी वो पक्ष यही था जिसके अंतर्गत वो बड़े स्पष्ट रूप से बताते हैं कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है जरूरी नहीं है कि वो अंतर्मुखी हो बहिर्मुखी हो। व्यक्तित्व जो है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी अलग अलग स्थिति नहीं होती, ये एक ही पक्ष के दो ध्रुव हैं, एक ही पक्ष के दो ध्रुव हैं। किसी व्यक्ति में अंतर्मुखता ज्यादा हो सकती है, किसी व्यक्ति में बहिर्मुखता ज्यादा हो सकती है। कुछ इसी प्रकार की बात करी उन्होंने। अंतर्मुखता ज्यादा हो सकती है, किसी व्यक्ति में बहिर्मुखता ज्यादा हो सकती है, यानी कि ये एक ही व्यक्तित्व के दो पक्ष हैं। अब आइए समझने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ये सभी सत्य हैं, ये सभी सत्य हैं। ठीक है, इसको पहले मैं अंग्रेजी में बताता हूं आपको। अंतर्मुखता बहिर्मुखता हमने अभी अभी समझी, तो अंतर्मुखता का अंग्रेजी में अभिप्राय होता है इंट्रोवर्ट और बहिर्मुखता होता है एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। उसके बाद तंत्रिका तापिता और सांवेगिक स्थिति, उसको हम कहते हैं न्यूरोटिसिज्म वर्सेस इमोशनल स्टेबिलिटी। ये नाम इसलिए याद रखिए अंग्रेजी के, आपको हो सकता है परेशानी होती हो अंग्रेजी के नामों को याद रखने में, लेकिन हिंदी के नाम मैंने अक्सर कई परीक्षाओं में अलग लगाते हुए देखा है जो बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूज ही करते हैं। ठीक है, इमोशनल स्टेबिलिटी। उसके बाद मनस्तापिता वर्सेस सामाजिकता, उसके लिए नाम होता है साइकोटिसिज्म वर्सेस सोशियलिटी। साइकोटिसिज्म। अब मैं आप लोगों से आपका एक टेस्ट लेना चाहता हूं। मुझे बताइए तंत्रिका तापिता और सांवेगिक स्थिति, जो ये दो पक्ष बताए उन्होंने, किसने? आइजेंक ने, व्यक्तित्व के। उसमें उन्होंने क्या बताया कि कौन सा तो तंत्रिका तापिता की स्थिति की विशेषता होगी और कौन सी सामाजिक या सांवेगिक स्थिरता की विशेषता होगी? मुझे एक कमेंट करके मुझे बता दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा बेहतर लगे। अभिलाषा मान कह रहे हैं कि सर जी पीडीएफ दो। अभिलाषा जी, अभी क्लास में जो क्लास चल रही है वो तो पढ़ लीजिए, पीडीएफ तो आपको हर क्लास के बाद अवेलेबल हो ही जाएगी। राजेंद्र कुमार जी, यही स्पीड रहा करती है, आप चाहो तो वीडियो खत्म होने के बाद 2x की स्पीड करके देख सकते हो। उससे भी ज्यादा की स्पीड अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। ठीक है, आओ। बिल्कुल, तंत्रिका तापिता और ये दोनों चीजें मैं अच्छे से समझाऊंगा, चिंता मत करो। आ जाओ, देखो इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, ऐसे समझने की चेष्टा करो इसे। तंत्रिका तापिता और सांवेगिक स्थिति, दैट इज न्यूरोटिसिज्म और इमोशनल स्टेबिलिटी, बताती है कि एक व्यक्ति एक परिस्थिति में अपने सांवेगिक जो स्तर है उसको किस मात्रा में नियंत्रण में रख सकता है। एक तरफ व्यक्ति होगा बेचैन, चिड़चिड़ा, कोई एक बात कह दी गुस्सा हो जाएगा, बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, और एक होता है कि कोई भी परिस्थिति अगर ऐसी है कि सीधा आपके इमोशनल स्टेबिलिटी पर अटैक कर रही है तो व्यक्ति बड़ा काम, कूल और एकदम शांति से उस चीज को डील करेगा, बहुत इजीली उस चीज को डील करेगा। तो तंत्रिका तापिता सांवेगिक स्थिति में एक तरफ व्यक्ति की दुश्चिंता, मैं इतना हटके इसीलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर और दिखता रहे, दुश्चिंता, बेचैनी, ये सारी चीजें एक तरफ होंगी। और दूसरी स्थिति पर व्यक्ति का जो संयत और संयम स्वभाव है, संयत स्वभाव है कि कितने संयम के साथ व्यक्ति अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग और स्टेबल करके रहता है। फिर आते हैं मनस्तापिता और सामाजिकता पे। तो मनस्तापिता में व्यक्ति का आक्रामक रवैया जो है,
आक्रामक रवैया वो यहां पर दृष्टिगत होता है, जबकि सामाजिकता में कि व्यक्ति के अंदर सामाजिक गुण जितने हैं वो किस हद तक हैं ये यहां पर दृष्टिगत होंगे। ठीक है, जैसे कि व्यक्ति मिलनसार है या नहीं है, स्नेहशील आदि। तो मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, फिर समझा देता हूं। आइजैक ने युंग का खंडन करते हुए, कार्ल गुस्तावो युंग का खंडन करते हुए कहा कि जिस प्रकार से आप व्यक्तित्व की बात कर रहे हो कि एक तरफ बहिर्मुखी होता है एक तरफ अंतर्मुखी, ये दोनों अलग अलग नहीं है, ये एक ही व्यक्तित्व के दो पोल्स हैं, दो पैरामीटर है। यानी एक आदमी अगर अंतर्मुखी है तो ज्यादा है तो बहिर्मुखी कम है, एक आदमी बहिर्मुखी ज्यादा है तो अंतर्मुखी कम है। यानी अंतर्मुखी और बहिर्मुखी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं या एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जैसा मैंने एक एग्जांपल दिया था, एक बच्चे ने कमेंट भी किया था। इस तरह से आप अंतर्मुख और बहिर्मुख को समझ सकते हो। क्लियर है यहां पर बात। और इसके बाद उन्होंने दो तरह की और स्थितियां बताई, एक तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिति की व्यक्ति कितना ज्यादा हाइपर हो जाता है किसी स्थिति में और कितना ज्यादा अपने आप को इमोशनल स्टेबल रख सकता है, नंबर एक। दूसरी है मनस्तापिता और सामाजिकता की एक व्यक्ति कितना आक्रामक होगा, सामाजिक होने से कितना दूर होता जाएगा, एकांत प्रिय होगा, किसी से बात नहीं करेगा, और एक तरफ वो सामाजिक गुणों से, मिलनसार होना, सभी से प्यार मोहब्बत से पेश आना, इन सारे गुणों से भरा हुआ होगा। मेरे ख्याल से आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का विशेषक उपागम है? प्यारे विद्यार्थियों, व्यक्तित्व के लिए दो तरह की थ्योरी दी जाती है, एक होती है टाइप थ्योरी और एक होती है ट्रेट थ्योरी। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन से व्यक्तित्व का विशेषक उपागम है, यानी कि ट्रेट थ्योरी इनमें से कौन सी है? फ्रीडमैन का वर्गीकरण, हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण, कैटल का वर्गीकरण या फिर युंग का वर्गीकरण? बताइए। सर लाइव नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा भाई लाइव? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ज्यादातर विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हैं। कार्ल गुस्ताव युंग ने भी टाइप थ्योरी की ही बात करी है, फ्रीडमैन भी टाइप थ्योरी की बात करते हैं। हिपोक्रेट्स का तो सबसे पुराना था ही टाइप थ्योरी में जो बात कही उन्होंने, सबसे पुरानी बात कही ही हिपोक्रेट्स ने है। ठीक है, कैटल का वर्गीकरण जो है वो ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत आता है, वो विशेषक उपागम के अंतर्गत आता है। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, कैटल। युंग का वर्गीकरण भी टाइप थ्योरी के अंतर्गत ही आता है, युंग का वर्गीकरण भी टाइप थ्योरी के अंतर्गत ही आता है। कैटल का जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की बात करते हैं कैटल, वो आपके ट्रेट थ्योरी के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन ट्रेट थ्योरी से ही जुड़ा हुआ है। यह स्टेटमेंट है किनका वो बाद में बताएंगे, पहले इस प्रश्न को देखो। प्रश्न कहता है कि व्यक्तित्व के वर्णन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण प्रधान गुण होते हैं। गौण विशेषक के ना होने पर व्यक्तित्व पर खास फर्क नहीं पड़ता। केंद्रीय विशेषक संख्या में प्रधान विशेषकों से कम होते हैं। और आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा है। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा है? बहुत अच्छा विजय देवा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां पर ही गड़बड़ करते हो आप। देखो, व्यक्तित्व के विशेषक उपागम के ऊपर जब गॉर्डन आलपोर्ट बात करते हैं तो गॉर्डन आलपोर्ट ने बड़ी सिंपल सी बात कही है। क्या बात कही है गॉर्डन आलपोर्ट ने? कि व्यक्तित्व के वर्णन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण प्रधान गुण होते हैं। बिल्कुल, तीन तरह के गुणों की बात कही है उन्होंने, या तीन तरह के विशेषकों की बात करी है। पहले होते हैं प्रधान, दूसरे होते हैं केंद्रीय, और तीसरे होते हैं आपके गौण। प्राइमरी, सेंट्रल और सेकेंडरी, ये तीन शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान गुणों की।
प्रधान गुण व्यक्तित्व के वो गुण होते हैं जो या तो एक या दो होंगे या नहीं होंगे, नहीं होंगे, और इन्हीं एक दो गुणों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह परिभाषित किया जाता है। यानी कि उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का 90% जो हम उसका अगर खाका बनाए उसके व्यक्तित्व का, तो उस एक गुण से बन जाएगा। जैसे मैं कहूं कि महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है अहिंसा के पुजारी, अहिंसा के पुजारी। अब महात्मा गांधी मिलनसार थे, महात्मा गांधी बच्चों से बड़ा प्यार से पेश आते थे, महात्मा गांधी में लीडरशिप की क्वालिटी थी, ये सब बाद की बातें हैं। अहिंसा के पुजारी एक ऐसा शब्द है जिसके जरिए आप महात्मा गांधी के पूरे व्यक्तित्व को सिर्फ इस एक गुण के जरिए डिफाइन कर सकते हो। तो प्रधान गुण वो होंगे जो या तो होंगे ही नहीं, और होंगे तो मुश्किल से एक दो, ज्यादा से ज्यादा तीन, तीन तो बहुत कम लोगों में पाए जाते हैं, एक या दो ऐसे गुण होंगे जिनके जरिए आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूरी तरह से डिफाइन कर सकते हो। फिर आते हैं आपके केंद्रीय विशेषक, जो कि प्रधान से ज्यादा होंगे संख्या में, प्रधान से ज्यादा होंगे, क्योंकि प्रधान तो एक या दो होंगे, लेकिन केंद्रीय विशेषक जो हैं या केंद्रीय सेंट्रल ट्रेट जो हैं वो आपके प्रधान से ज्यादा होंगे। यानी ये ऐसे गुण हैं जो कि उससे थोड़े से ज्यादा होंगे, और इनकी खासियत क्या है, इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता ये है कि इन ऐसे 4, 5, 8, 10 गुणों का समुच्चय या फिर ऐसा ग्रुप जो है क्यूमुलेटिव फॉर्म में उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की परिभाषा दे देता है। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसके केंद्रीय तत्व हैं, महात्मा गांधी की बात कर लेते हैं तो महात्मा गांधी मिलनसार भी थे, महात्मा गांधी में नेतृत्व की क्षमता थी, महात्मा गांधी जो थे वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, विटी व्यक्ति थे, बहुत ही जिसको कहते हैं आमोद प्रमोद से को पसंद करने वाले व्यक्ति थे। तो ये सारे गांधी जी के व्यक्तित्व के केंद्रीय विशेषकों की विशेषता है। 8, 7, 5 होंगे और इनके जरिए से व्यक्तित्व के व्यक्तित्व का खाका बनाया जा सकता है। गौण विशेषक वो होते हैं जिनके होने पर व्यक्तित्व में खास फर्क नहीं पड़ता, यानी इनके बिना भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को डिफाइन किया जा सकता है, क्योंकि ये गुण ऐसे होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में यदा कदा परिलक्षित होते हैं, कभी 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 कभी। जैसे मान लो कोई आदमी, उसको गुस्सा आता ही नहीं है, मस्त आदमी है, गुस्सा बिल्कुल नहीं करता, प्यार से बात करता है सबसे, लेकिन कई बार हम कहते हैं कि यार वो गुस्सा तो कौन कर पाए, झाड़ आवना बहुत बुरी आवे है। तो हालांकि उसकी गुस्सा तो बहुत ही बुरा है कहा गया, लेकिन क्या गुस्सा उसके व्यक्तित्व का एक अंग है? बिल्कुल नहीं, उसके व्यक्तित्व का गौण विशेषक है गुस्सा। इस तरह से आप इसे समझ सकते हो कि व्यक्तित्व के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण गुण प्रधान होंगे, प्रधान संख्या में सबसे कम होंगे, केंद्रीय उससे ज्यादा होंगे, और गौण विशेषक वो होंगे जो बहुत यदा कदा कभी ना कभी दिखाई देते हैं, और इनके होने या ना होने से व्यक्तित्व पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है। अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। हृदय रोग का खतरा किस प्रकार के व्यक्तित्व के लिए संकेत है, आपको बताना है। हृदय रोग का खतरा, बताओ भाई। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी। बिल्कुल आ सकते हैं महेंद्र जी नरुका, मैं वहां पर मौजूद रहूंगा। अगर आप आ सकते हैं, आपको कुछ भी जानकारी लेनी है तो आपका स्वागत है, रीट के विद्यार्थियों का भी। लेकिन सेमिनार पूर्ण रूप से आरएस और एसआई के लिए ही होगा। एक बार में समझ में नहीं आती, इसीलिए तो हम प्रतिदिन मिलते हैं, संडे को भी अब शाम को मिलने लग गए हैं। बताओ आप कह रहे हो कि समझ में नहीं आती। ए है सर जी, बहुत बढ़िया, देखो बहुत बढ़िया। फ्रीडमैन और रोजेनविग नाम के दो मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसे डिफाइन किया। कौन कौन? फ्रीडमैन और रोजेनविग। ये वो हैं जिन्होंने डेफिनेशन में बताया कि व्यक्तित्व के कितने प्रकार हो सकते हैं। टाइप ए प्रकार में उन्होंने बताया कि बहुत ही चंचल, अति उत्साही, काम के बोझ से लदे हुए, बहुत ही ज्यादा, जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम भागा दौड़ी, जो अपन कहते हैं ना टांगड़े कुंटी का जगह का, ना इधर उधर भागते कूदते रहते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं वो टाइप ए में आते हैं। इनको CHD की समस्या हो सकती है। CHD कहते हैं कोरोनरी हार्ट डिजीज,
कोरोनरी हार्ट डिजीज इसे कहा जाता है। ठीक है, क्लियर है। उच्च स्तरीय, काम के बोझ से लदे हुए, आराम की कमी, बहुत ही ज्यादा अभिप्रेरित लोग होते हैं ये। ठीक है, ऐसे लोगों को कोरोनरी हार्ट डिजीज यानी कि हृदय रोग का खतरा रहता है। फिर ऐसे रोगों का जिनमें अभाव होगा, यानी टाइप ए की पर्सनैलिटी का जिनमें अभाव होगा, वो टाइप बी के अंतर्गत आएंगे। फिर टाइप सी सुझाया था, वो सुझाया था मॉरिस ने टाइप सी सुझाया था। आप में से कोई मुझे बता सकता है कि टाइप डी किस मनोवैज्ञानिक ने सुझाया था? टाइप डी सुझाने वाले मनोवैज्ञानिक का क्या नाम है, आप मुझे बताएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, टाइप ए इमोशनली अनस्टेबल, जो बात कह रहे हैं, बहुत ही ज्यादा सांवेगिक रूप से अस्थिर। मैं यहां पे लिख देता हूं, सांवेगिक रूप से अस्थिर। और बी जो है जिनमें ए का अभाव है, यानी वो जो सांवेगिक रूप से स्थिर। फिर आपके मॉरिस ने सुझाया टाइप सी, जिसमें आपके आते हैं धैर्यवान लोग, विनीत, मृदुभाषी, ये सारे टाइप सी में आएंगे। टाइप डी की बात और कर लेते हैं। टाइप मॉरिस ने टाइप जो है वो सुझाया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। राशि चौधरी जी ने और एक और बालिका ने सही जवाब दिया है, बाकी सब उल्टा सुल्टा दे रहे हैं जवाब। प्यारे विद्यार्थियों, मैं नहीं जानता आप कहां से पढ़ रहे हो और कहां से पढ़े हो। उस व्यक्ति का नाम था जॉन डी नॉलेट। जॉन डिनोलेट। जहां से भी पढ़ा है इसमें सुधार कर लो। डिमोलेट कोई भी मनोवैज्ञानिक नहीं हुआ आज तक पृथ्वी पर, अभी तक तो कोई पैदा नहीं हुआ। आगे कोई पैदा हो जाए तो अलग बात है। जिस मनोवैज्ञानिक का आप नाम टाइप डी में सुझा रहे हो उसका नाम जॉन डिनोलेट है। जॉन डिनोलेट ने टाइप डी सुझाया है, जॉन डिमोलेट नाम का कोई मनोवैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, और टाइप डी का मतलब यहां पर डिस्ट्रेस्ड से है। किससे है टाइप डी का मतलब? डिस्ट्रेस्ड से, यानी जिनमें स्ट्रेस जो है उसकी कमी हो, डिस्ट्रेस्ड की बात है। ठीक है, जॉन डिनोलेट, सभी सही बता रहे हैं। राज ठाकुर जी, डीमोलेट नहीं है, डीनोलेट है उसका नाम। सही बताओ, व्यक्ति का नाम तो सही लो कम से कम। हर एक चीज जो है रट क्यों रहे हो, नाम तो सही लो। मैं आपने कहीं पढ़ा होगा वहां पर टाइपिंग एरर है, जाहिर सी बात है, जहां से भी पढ़ा है। डीनोलेट नाम है उस मनोवैज्ञानिक का। क्लियर है? हृदय रोग का खतरा याद रखो, ए बी सी डी जो वर्गीकरण है, रोजेनविग और आपके फ्रीडमैन ने तो टाइप ए टाइप बी बताए हैं, मॉरिस ने बताया है टाइप सी, टाइप डी बताया है जॉन डिनोलेट ने। नंबर 4, फिर याद रखो कि टाइप ए वाले कौन है? टाइप ए वाले वो हैं जो सांवेगिक रूप से अस्थिर होंगे, बहुत ही डिसबैलेंस्ड लोग होते हैं, बहुत ही घाबरा, जिनका ना घाबरे हो जाते हैं बहुत जल्दी, ये लोग होते हैं। वो काम के बोझ से लदे होते हैं, एकदम हमेशा से एंथुजियास्टिक। और ये लोग जो होते हैं इनमें कोरोनरी हार्ट डिजीज का खतरा, उच्च रक्तचाप वाली स्थिति होगी। अब जो इनका उल्टा होगा, यानी जो इमोशनली स्टेबल होंगे, बहुत कूल काम मस्त एकदम ऐसे व्यक्ति होंगे, ये टाइप बी के अंदर आएंगे। टाइप सी में आएंगे एकदम धैर्यवान, एकदम कूल काम, ये लोग टाइप सी के अंदर आएंगे। और टाइप डी यानी डिस्ट्रेस्ड, जिसका वर्गीकरण जॉन डिनोलेट ने किया था। ठीक है, क्लियर है? आगे बात सबको? आ जाओ अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तेजपाल सर भी कमेंट कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया तेजपाल सर। देखो आपके फेवरेट तेजपाल सर भी कमेंट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो ये है कि कैटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? वैसे मैंने आज की कक्षा में इसका नाम, इस क्वेश्चन का उत्तर भी बता दिया था बीच में एक बार। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। बताओ भाई। घाबरा के हुए है, घाबरे उनको कहते हैं जो बहुत जल्दी, जिसको कहते हैं ना कि अब यार घाबरा तो हम राजस्थानी का शब्द है, इसका हिंदी में तो क्या ही मतलब बताऊं। राजस्थानी के कई शब्द ऐसे हैं जिनका कोई मतलब नहीं बताया जा सकता। जैसे दीणा का आपने दीणो क्या को है, अब दीणो याल को शब्द भी थे हिंदी में बताए, कौन से को 5 लाइना बतानी पड़ती था ने, ये चीज है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। कैटल का पर्सनैलिटी फैक्टर टेस्ट होता है
और पर्सनैलिटी फैक्टर में कैटल ने 16 किस्म की फाइनल पर्सनैलिटी दी थी। हालांकि करीब 1700 पर्सनैलिटियों का अध्ययन करके बाद में 16 में उन्होंने उसे बांटा था। तो पर्सनैलिटी फैक्टर में 16 टाइप की पर्सनैलिटी कैटल ने दी थी। ये इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। और इसके बाद हम बढ़ते हैं, एक बार पुनः रिवाइज कर लेते हैं आज हमने जो जो भी पढ़ा है उसे। तो सबसे पहले व्यक्तित्व जो है अंग्रेजी के लैटिन के एक वर्ड पर्सोना से आया है जिसका अभिप्राय होता है मुखौटा। उसके बाद हमने मनोदैहिक व्यवस्थाओं के गत्यात्मक संगठन के व्यक्तित्व वातावरण के साथ समायोजन की बात की थी जो कि आलपोर्ट की परिभाषा है। फिर हमने एसुमेलित छांटा तो सांग्युआइन है जो कि रक्त यानी रुधिर कण की बात करता है। उसके बाद हमने क्रैशमर के वर्गीकरण को देखा, पिकनिक, एस्थेटिक, एस्थेनिक, एस्थेलेटिक और डायप्लास्टिक। और इसके बाद हमने क्रैशमर के साथ साथ शेल्डन के व्यक्तित्व को देखा जो कहते हैं एंडोमॉर्फिक, एक्टोमॉर्फिक और मीजोमॉर्फिक। ठीक है, उसके बाद अंतर्मुखी और बहिर्मुखी जिसकी बात करते हैं कार्ल गुस्ताव युंग। उसके बाद हमने देखा था आइजेंक का वर्गीकरण जो कि अंतर्मुखता, बहिर्मुखता, तंत्रिका तापिता, सांवेगिक स्थिति, मनस्तापिता, सामाजिकता ऐसे खांचों में बांटने की कोशिश करते हैं। फिर विशेषक उपागम की अगर हमने बात करी तो हिपोक्रेट्स का वर्गीकरण जो है वो टाइप थ्योरी में आएगा, फ्रीडमैन टाइप थ्योरी में आएगा, युंग टाइप थ्योरी में आएगा, लेकिन कैटल जो है वो आपका विशेषक उपागम है। कैटल विशेषक उपागम है यानी कि ट्रेट थ्योरी है। उसके बाद हमने बात करी थी एक सत्य कथन की जो कि आपके आलपोर्ट की परिभाषा से लिए हुए हैं। तो आलपोर्ट ने जो बताया उसमें गलत यह था कि प्रधान गुण हमेशा कम होते हैं,